कैश इज द किंग। ये जो कहावत थी वो अब पुरानी हो चुकी है। एक टाइम था जब कैश को अपने पास या बैंक में बुरे वक्त के लिए रखना स्मार्टनेस माना जाता था, पर अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफी है, क्योंकि बैंक आपको गरीब बना रहा है और धीरे धीरे आपके पैसे को आपसे चुरा रहा है। बचपन में आपने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला होगा। इस गेम में आप एक एक चाल चलकर ऊपर तक जाते हैं, पर 99 के बॉक्स में बैठा सांप आपके गले पड़ जाता है और आप सीधे नीचे चले जाते हैं। पैसे के गेम में बैंक 99 बॉक्स में बैठा वो सांप है जो आपको मनी गेम में पीछे ले जाता है। आपके पैसे जुगाड़ कर एक्स्ट्रा काम करके एक एक सीढ़ी चढ़कर अमीर बनने की कोशिश करते हैं, पर आपका बैंक आपसे पैसे लेकर आपको नीचे धकेल देता है। आपको लग रहा है कि बैंक में पैसे रखकर आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहे हैं, पर जाने अनजाने आप ऐसी गलती कर रहे हैं जो अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर आपको प्रॉब्लम में डाल देगी और इन्फ्लेशन की मार से आप खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बैंक आपको गरीब बनाकर रख रहा है, और अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो कैसे आपको इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ेगी। So let's start. Number 1. Why you should not keep your money in bank? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप बैंक में पैसे रखते हो, राइट? पर क्या कभी आपने ये सोचा है आप ऐसा क्यों करते हो? अब आप इस सवाल पर बोलेंगे कि बैंक में आपके पैसे सेफ रहते हैं और बढ़ते हैं, पर एक मिनट रुककर थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या सच में ऐसा है? अगर आप ध्यान दें तो जब आप बैंक में अपना पैसा जमा करके रखते हैं तो वो पैसा बढ़ता जरूर है, पर असल में उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम होती है। जबकि उसी पैसे को अगर आप किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करते तो आप उससे ज्यादा पैसे कमा पाते और उनकी परचेजिंग पावर भी टाइम के साथ बढ़ती। बट अब सवाल ये आता है कि आपका पैसा बैंक में रखने से अगर उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही, तब भी आप बैंक में पैसे क्यों रखते हैं? तो इसका जवाब है इंटरेस्ट, जो बैंक आपको उसमें पैसे रखने के बदले देता है। पर आप किसी भी बैंक की पॉलिसी को देख लीजिए, हर बैंक में आपको 2.523% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वही फोर्ब्स की रिपोर्ट देखें तो इस वक्त इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% है, जो टाइम के साथ बढ़ता ही जाएगा। ऐसे में आप सोचो, जो चीज अभी आपको 2000 की मिल रही है, सेम चीज आपको अगले साल 2140 रुपए में मिलेगी, पर वहीं बैंक में पड़े आपके पैसे की वैल्यू 2060 होगी। अब आप बताओ, बैंक में पैसे डालकर आप अपना भला कर रहे हो या बैंक का? क्योंकि महंगाई तो अपनी स्पीड में बढ़ती जा रही है। एक टाइम पर 100 रुपए में आप कई चीजें खरीद सकते थे, लेकिन अब 100 रुपए कैसे खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। वहीं बैंक आपके मेहनत से कमाए पैसों पर ऐश करता है। आप जो पैसे बैंक में रखते हैं, बैंक उन पैसों को लोन पर चढ़ाकर खुद तो 9 से 15% का इंटरेस्ट कमाता है, पर इसके बदले आपको उसका हाफ इंटरेस्ट भी नहीं देता। इससे आपकी परचेजिंग पावर कम होती है। जैसे मान लो आपने बैंक में 5 लाख रुपए रखे और एक साल बाद आपने चाहा कि 5 लाख की कार खरीदूं, तो एक साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से 5 लाख की कार 7 लाख की हो जाएगी, पर आपके पास पैसे तो होंगे 5 लाख ही, तो बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, आपने सही सोचा, वो पैसे बैंक से आएंगे। और देखो, वो पैसे लेने के लिए आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब उल्टा पुलिस चोर को ही पैसे सेफ रखने के लिए दे रहा है। इससे बैंक तो अपना पैसा कमा रहा है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि अगर हम अपना पैसा बैंक में नहीं रखें तो क्या जमीन में गाड़ लें, क्योंकि बैंक में हमारा पैसा सेफ रहता है और चोरों की भी चिंता नहीं रहती। आप में से मैक्सिमम लोग यही सोचते होंगे, पर रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि गरीब लोग सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं। वो बैंक से मिलने वाले 2 से 3% से खुश हो जाते हैं, पर वो ध्यान नहीं देते हैं कि इस थोड़े से इंटरेस्ट के लिए उनके पैसों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, जिससे बैंक तो अमीर हो रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास लोग गरीब ही रह जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए? वेल, इसका जवाब है अगला पॉइंट। नंबर 2, इम्प्रूव योर कैश फ्लो। कुछ समझ नहीं आया ना? चलो मैं समझाता हूँ। कैश फ्लो का मतलब होता है इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ कैश, यानी पैसों का आने और जाने का मूवमेंट। जब आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तब पैसा आपके पास आता है, और जब आप अपने पैसों को खर्च करते हैं तो आपका पैसा आपके पास से जाता है। हमारे सोसाइटी में 3 कैटेगरीज के लोग हैं, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर, और पैसों का फ्लो इन लोगों में ही घूमता रहता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के आउटफ्लो पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं अमीर लोगों का फोकस पैसों के इनफ्लो पर होता है। वो सोचते हैं कैसे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, एंड यही चीज इन लोगों में पैसे की इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसे के आउटफ्लो पर ध्यान देते हैं
तो वो इस चीज को अवॉइड कर देते हैं कि पैसे के आउटफ्लो के लिए भी पैसों का इनफ्लो होना जरूरी है। और अगर आपकी एक फिक्स्ड इनकम है पर आपका आउटफ्लो बढ़ रहा है तो आप अपने खर्चों से मीटअप कैसे करें। एंड अगर महंगाई बढ़ गई तो बढ़ती महंगाई में आपके खर्चे कैसे निकलेंगे। अब आप बोलेंगे ऑब्वियसली बैंक से, क्योंकि बुरे वक्त में इनसे अच्छा कोई और थोड़ी है और बुरे वक्त में एफडी का पैसा ही तो काम आता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। कैसे? चलिए मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इनसे मिलिए, ये है विक्की, रोहित और मुरली। विक्की गरीब फैमिली से आता है, रोहित हमारी तरह मिडिल क्लास से है और मुरली रिच माइंडसेट वाला बंदा है। विक्की एक नॉर्मल सी जॉब करता है जिसमें उसे इतने पैसे मिलते हैं कि उसका मुश्किल से ही महीने का खर्च निकलता है। वहीं रोहित महीने का 35,000 रुपए कमाता है। हालांकि रोहित विक्की से ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन उसके आधे से ज्यादा पैसे घर और कार की ईएमआई देने में चले जाते हैं। ये करने के बाद और इसमें अपना खर्च निकालने के बाद अब जो पैसा बच जाता है उससे वो एफडी करवा लेते हैं, जिसमें उन्हें मुश्किल से 7 से 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे रोहित का तो मस्त है, सब कुछ अपना अपने जगह पर चल रहा है। पर रुको तो, अभी आपने मुरली को तो देखा ही नहीं है। मुरली महीने के 30,000 रुपए कमाता है। वो अपने रेंट के घर पर रहता है और ऑफिस जाने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। इससे उसके ऊपर किसी तरह का कोई लोन नहीं है और ना ही उसे ईएमआई देनी पड़ती है। तो वो जितने भी पैसे कमाता है उसका 60% वो अपने डे टू डे खर्चों में लगा देता है और बाकी के 40% को इन्वेस्ट कर देता है, जिससे उसे 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। और पैसों का इनफ्लो और आउटफ्लो साथ में होने की वजह से उसके पैसों की वैल्यू बढ़ती है और परचेजिंग पावर भी कम नहीं होती, क्योंकि मुरली अपने पैसों से और पैसा बना रहा है। वो अपने पैसों को सीधा बैंक में रखने की जगह उसे रिटर्न देने वाले सिक्योरिटीज में लगा रहा है। और जब उसे उसके पैसों पर रिटर्न मिल रहा है तो वो अपना मेन कैपिटल अपने पास रखकर अपने रिटर्न अमाउंट को बैंक में रख देता है या उसकी एफडी कर देता है। इस तरह मुरली के पास भी पैसे हैं और बैंक में भी। तो अब आप बताओ कि अगर कभी इन्फ्लेशन बढ़ गई तब इन तीनों में से कौन उससे अच्छे से डील कर पाएगा? ऑफ कोर्स मुरली, क्योंकि इन तीनों में से मुरली ने अपने आउटफ्लो से ज्यादा अपने इनफ्लो पर फोकस किया था। अमीर माइंडसेट वाले लोग इसी तरह से अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हैं। वो अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं। नंबर 3, एसेट्स बेटर देन बैंक्स। रियल एस्टेट। बैंक में लोग पैसे इसीलिए सेव करते हैं क्योंकि उन्हें बैंक के ऊपर भरोसा होता है। इसीलिए अगर आप अपना पैसा बैंक में नहीं रखते हैं तो ये ऑब्वियस है कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपना कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसा एसेट ही ढूंढेंगे जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे। और ऐसे रिटर्न देने वाले एसेट्स में अगर आप देखें तो पुराने टाइम से ही रियल एस्टेट काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि जमीन एक अकेली चीज है जिसकी प्राइस टाइम के साथ कम होने की जगह उल्टा बढ़ती है। जब लोग एसेट्स का कॉन्सेप्ट जानते तक नहीं थे तब से वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपकी कैश फ्लो स्मूथ रहती है, क्योंकि चाहे आपकी जमीन हो या बिल्डिंग, आप उसे लेकर रेंट पर चढ़ा सकते हैं और रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं उनके रिच डैड से सीखने वाली बात यह है कि अपने पैसे हमेशा रियल एस्टेट में लगाने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है जिसे आप आज 1 साल बाद 10 साल बाद भी फॉलो कर सकते हैं। पर रियल एस्टेट आपको आपके बुरे वक्त में कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी जाता है तो आपका रेंट भी बढ़ेगा। अब हर किसी के पास रियल एस्टेट खरीदने जितना पैसा होता नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लोन लेना नहीं चाहते। इसीलिए अब करें तो क्या करें? इसका सोल्यूशन है REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कम पैसों के साथ भी REITs में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब जिनको पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं, REITs बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा होता है और उसी की तरह काम करते हैं। आप और आप जैसे कई इन्वेस्टर्स REITs में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसे लेकर वो अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे उन्हें जो इनकम होती है वो उसे अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पर रेंट देते हैं। पर सपोज आपकी इनकम अच्छी है तो थोड़ा लोन लेकर आप रियल एस्टेट के कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट ज्यादा होता है, जिससे आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करके नॉर्मल प्रॉपर्टी से 3 टाइम्स ज्यादा कमा लेंगे और अपना लोन भी क्लियर कर लेंगे। पर अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो REITs आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 10,000 रुपए के मिनिमम अमाउंट के साथ इसकी हेल्प से प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 4, स्टॉक वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस एफडी। रियल एस्टेट तो बेस्ट है ही, पर इसके अलावा अगर कोई आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न दे सकता है तो वह है स्टॉक मार्केट।
हाँ, मैं जानता हूँ स्टॉक्स का नाम सुनकर ही आप थोड़ा हड़क गए होंगे, क्योंकि स्टॉक्स को लेकर लोगों में खराब इमेज ही बनी हुई है। कोई कहता है स्टॉक मार्केट अच्छा है, कोई कहता है इसमें रिस्क है, किसी के लिए इंडेक्स फंड अच्छा है, तो कोई एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना ही बेस्ट चॉइस समझता है। आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा कि स्टॉक्स, इंडेक्स फंड और एफडी में से कौन बेस्ट है। रवि, आदि और वीर तीनों दोस्त होते हैं और एक ही एरिया में रहते हैं। तीनों की आदत होती है वो हर शाम चाय की टपरी पर मिलते हैं और अपनी अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद तीनों का कॉलेज खत्म हो जाता है और उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है। रवि को एक आईटी कंपनी में 1 लाख सैलरी वाली जॉब मिलती है, जबकि आदि को फाइनेंशियल फर्म में 50,000 की जॉब मिलती है। वहीं वीर एक मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन कर लेता है, जहां उसे 30 से 35,000 मिल जाते हैं। रवि को रिस्क लेना पसंद था, इसीलिए वो अपनी सैलरी का 10% यानी 10,000 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है। वहीं आदि को रिस्क नहीं लेना था, ऊपर से अपनी सैलरी से वो ज्यादा पैसे भी सेव नहीं कर पाता था, इसीलिए उसने अपना दिमाग लगाया और अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में डालना शुरू कर दिया। वीर रवि और आदि से ज्यादा स्मार्ट प्ले करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ महीने जमकर पैसे सेव किए और 5 लाख जमा करके उसे एफडी में डाल दिया। जॉब, फैमिली को देखने की वजह से तीनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए और एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। टाइम चलता रहा, 30 साल बाद तीनों की लाइफ काफी बदल चुकी थी। रवि ने 14% इंटरेस्ट पर 1 साल तक स्टॉक मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट किया, तो टोटल उसने 1,20,000 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 20 साल तक अपने पैसे होल्ड करके रखे, जिससे उसे टोटल रिटर्न 1,32,00,000 रुपए मिले। वहीं आदि ने इंडेक्स फंड में 6,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जिससे उसने 1 साल में 72,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए और उसे 30 सालों तक होल्ड किया, जिससे 30 साल बाद उसे 13% के रेट से 2,65,00,000 रुपए मिले। वहीं हमारा स्मार्ट वीर, जिसने एक बार में 5 लाख कलेक्ट करके एफडी में रख दिया और 10 सालों तक होल्ड किया, तो 7% के रेट से उसे एंड में 10 लाख मिले। अब आप खुद क्लियरली देख सकते हैं बैंक में पैसे रखने का एट द एंड क्या अंजाम होता है। ऐसे अगर आप भी महीने के 30 से 40,000 रुपए कमा रहे हैं और फ्यूचर के लिए पैसे एफडी में सेव कर रहे हैं, तो अपनी आंखें खोल लीजिए, वरना बैंक आपके पैसों को निकल जाएगा। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। आई होप आप समझ गए होंगे आपको अपने पैसे बैंक में क्यों नहीं रखने चाहिए। इसके साथ आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा कि अगर आप अपने पैसे बैंक में नहीं रखेंगे तो आप अपने पैसे कहाँ रख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।